नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो एक अंग्रेज़ी पुस्तक है, लेक्चर्स ऑन द रामायण, यानी रामायण पर व्याख्यान। इसके लेखक हैं द राइट ऑनरेबल वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। यानी पहले के ज़माने में एक उपाधि दी जाती थी, अभी भी दी जाती होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो कई लोगों को ये उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, द राइट ऑनरेबल वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। विंस्टन चर्चिल के पास भी ये उपाधि थी, द राइट ऑनरेबल। तो इससे पहले कि मैं इस पुस्तक के अंश को पढ़ूं, जिसका अनुवाद मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से किया है, इससे पहले कि वो अंश मैं पढ़ूं, कुछ बातें हो जाएं श्रीनिवास शास्त्री जी के बारे में और इस पुस्तक के बारे में, लेक्चर्स ऑन द रामायण। तो श्रीनिवास शास्त्री पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, तो पहले आइए इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, जिस सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और भारत का जो आज़ादी का संघर्ष था उसमें इन्होंने भाग लिया था, राइट ऑनरेबल वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। तो ये अंग्रेज़ी के बहुत ही माहिर व्यक्ति थे, यानी अंग्रेज़ी का इन्हें ज़बरदस्त ज्ञान था, और अंग्रेज़ी के बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी वक्ता थे। ये वाक्पटु थे, और इनके अंग्रेज़ी ज्ञान के बारे में मैं अभी चर्चा करता हूँ। इसके पहले थोड़ा और बातें हो जाएगी श्रीनिवास शास्त्री के बारे में। तो इनके पास 2 डिग्रियाँ थी मेरे ख्याल से, एमए संस्कृत में भी एमए थे और अंग्रेज़ी में भी एमए थे। इसीलिए लेक्चर्स ऑन द रामायण जो है वाल्मीकि रामायण पर इनके व्याख्यान हैं। तो इन्होंने ये व्याख्यान कब दिए थे? तो 1944 में मेरे ख्याल से अप्रैल से लेके नवंबर तक इन्होंने ये व्याख्यान दिए थे मद्रास संस्कृत अकेडमी में। तो अभी आप मद्रास से अच्छे नहीं जाएंगे, तो अगर आप कपालीश्वर टेम्पल जाते हैं महिलापुर में, तो आप उसी के नज़दीक देखेंगे ये कॉलेज है, बहुत पुराने ज़माने का, मद्रास अभी भी है, मद्रास संस्कृत कॉलेज। तो उसी के हॉल में ये हर बुधवार को, मेरे ख्याल से हर वेडनेसडे को, बुधवार को रामायण पर व्याख्यान देते थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत के भी ये विद्वान थे, अंग्रेज़ी के तो बहुत ही बड़े विद्वान थे, क्योंकि श्रीनिवास शास्त्री ने जो अंग्रेज़ी में छपी थी जब महात्मा गांधी की आत्मकथा, तो पहला संस्करण तो छप गया था, पर दूसरे संस्करण में महादेव देसाई, जो कि अनुवादक थे गुजराती से उन्होंने आत्मकथा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। तो महादेव देसाई ने इनकी मदद ली थी, इनकी सहायता ली थी। तो वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री ने, इसीलिए आप अगर देखेंगे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी अंग्रेज़ी में, तो जो भाषा है उसका इन्होंने बहुत ही उसको बहुत परिवर्तित किया था, या परिवर्तित कर सकते हैं, संशोधित, और उसको एकदम शुद्ध किया था और उसको निखार दिया था भाषा को। तो अब जब आप अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, तो आपको ये अनुभव होगा कि अंग्रेज़ी कितनी ज़बरदस्त है, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अंग्रेज़ी से जब आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे गांधी जी की। तो वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री ने उसका संपादन किया था, और उनकी वाक्य रचना पर और शब्दों का जो चयन था उस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया था, यानी जो अंग्रेज़ी अनुवाद था उसको बहुत ही और निखार दिया था इन्होंने अपने अंग्रेज़ी के ज्ञान द्वारा। तो ये बात तो हो गई इनके अंग्रेज़ी के ज्ञान के बारे में। और इनका जो व्याख्यान शैली थी और अंग्रेज़ी भाषण की जो कला थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो जब भी विदेश में भी जाते थे, लोग आश्चर्यचकित होते थे कि, क्योंकि ये किसी महंगे स्कूल में नहीं गए थे, और न कैम्ब्रिज में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, या अमेरिका के किसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया था। ये अपनी मेहनत से इन्होंने अपने अंग्रेज़ी को निखारा था। तो इनका तरीका ये था, ये क्या करते थे कि जैसे जैसे वेबस्टर जो संस्था है या कंपनी है, तो जैसे जैसे वे लोग नया संस्करण लाते थे वेबस्टर शब्दकोश का, तो ये खरीद लेते थे। और एक शब्दकोश को, जैसे हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं या कहानी को पढ़ते हैं या कोई अन्य पुस्तक जो पढ़ते हैं, ये शुरू से आखिर तक पढ़ते थे। यानी एक शब्दकोश इनके लिए केवल रेफरेंस बुक नहीं था, यानी एक संदर्भ की पुस्तक बस नहीं थी। एक शब्दकोश इनके लिए था एक
जैसे एक उपन्यास होता है या जैसे एक कहानी होती है, उनके लिए एक शब्दकोश भी ऐसा ही था। तो उसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाते थे। तो इसलिए इनका जो उच्चारण था वो एकदम शुद्ध था, अंग्रेज़ी का उच्चारण, अंग्रेजी शब्दों का, और इनकी जो शब्दों का चयन था वो भी बहुत ही अद्भुत था, और इनकी वाक्य रचना भी अद्भुत थी। तो जब आप इसे अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे इस पुस्तक को, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा किस तरह का ज्ञान रखते थे अंग्रेज़ी का। तो आप भी इसे मंगाइए, अगर अंग्रेज़ी किताबें आप पढ़ते हैं तो, या आप कुछ ऑनलाइन कॉपियाँ भी हैं, क्योंकि 1949 में छपी थी मेरे ख्याल से पुस्तक पहली बार। 1944 में इन्होंने ये व्याख्यान दिए थे। 1949 में मैं एक कॉपी देख रहा था ऑनलाइन, तो एक जो archive.org एक वेबसाइट है, तो उसमें इनकी एक पुरानी प्रति या पुराना संस्करण मैंने देखा ऑनलाइन, लेक्चर्स ऑन द रामायण, यही है। उसका कुछ थोड़ा बहुत कहीं शब्दों का फ़र्क है, क्योंकि तब के ज़माने में मुझे लगता है अंग्रेज़ ब्रिटेन में किंग रहे होंगे, क्योंकि इसमें जब बात हुई है किंग्स इंग्लिश की, यानी किंग्स इंग्लिश यानी जो एकदम शुद्ध अंग्रेजी मानी जाती है, तो जिसे वहाँ के राजा रानी जैसी अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसलिए तो वहाँ राजा थे, तो वहाँ किंग्स इंग्लिश शब्द का प्रयोग हुआ है। वो जो 1949 वाला संस्करण है ऑनलाइन, पर ये जो मेरे पास संस्करण है उसमें कुछ अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है मेरे ख्याल से, तो ये थोड़ा फ़र्क है इसमें। तो और भी कुछ बहुत हल्के फुल्के फ़र्क हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो आइए अब मैं अनुवाद की ओर बढ़ता हूँ। तो हमने चर्चा कर ली वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री की। पहले मैं इस किताब की भी चर्चा कर लूँ, लेक्चर्स ऑन द रामायण। तो जैसा मैंने कहा, इन्होंने 1944 में कुछ लेक्चर दिए थे मद्रास संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में, कह सकते हैं, या हॉल में, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक इन्होंने पूरी जो वाल्मीकि रामायण है उस पर व्याख्यान न दे दिए। तो इसमें उन्हें 7-8 महीने लगे, और जब व्याख्यान पूरा हो गया तो इसी को बुक एक किताब की शक्ल में छपा गया, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी अपने ज़माने में। मेरे ख्याल से अभी भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी अंग्रेज़ी भी सुधारना चाहते हैं, तो ये बच्चों को पढ़ाइए। तो आइए अब हम उस अंश को पढ़ते हैं। रामायण पर व्याख्यान, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक। अब मैं हनुमान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करता हूँ संस्कृत का अंश में खोज लूँ, ताकि जब वो अंश आए तो मैं संस्कृत में ही पढ़ लूँ उसको। मेरे ख्याल से ऑनलाइन कॉपी है तो मैं उससे पढ़ देता हूँ। जब संस्कृत का अंश पढ़ना होगा तो मैं ऑनलाइन कॉपी से पढ़ लूँगा। अब मैं हनुमान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि राम ने उनकी सराहना की थी। हनुमान की महानता का कोई मापदंड नहीं हो सकता, कोई उचित और पर्याप्त मापदंड नहीं हो सकता सिवाय राम के स्वयं के निर्णय के। यदि राम ने उन्हें स्वीकार किया तो यह ठीक है। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि राम उनके बारे में क्या सोचते थे, हमें कविता में 3 या 4 संदर्भों में जाना चाहिए जहाँ राम हनुमान के बारे में पूरी तरह से अपने विचार व्यक्त करते हैं। किष्किंधा में जहाँ सुग्रीव और उनके 4 मंत्रियों ने उस पहाड़ी पर शरण ली थी, ऋष्यमुख, दोनों भाइयों की पहली मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान एक निष्पक्ष और स्वीकार्य व्यक्ति के वेश में गए। अंग्रेजी में शब्द हुआ है फेयर एंड एक्सेप्टेबल, तो निष्पक्ष और स्वीकार्य व्यक्ति के वेश में गए। उन्होंने भाइयों को संबोधित किया और उनसे पूछा कि वे कौन हैं। पूछताछ करते समय हनुमान ने संस्कृत भाषा पर अपनी पकड़ दिखाई। न केवल उसके मुहावरे पर, बल्कि प्राचीन विद्या और कूटनीतिक शब्दावली पर भी उनकी महान पकड़ थी, और भाइयों पर ऐसा जादू चलाया कि वे विरोध करने में असमर्थ थे। राजकीय मंडलियों में एक अच्छा नियम है कि राजा का राजा से और मंत्री का मंत्री से बोलना उचित है। इसलिए यद्यपि राम हनुमान को उत्तर देते जिन्होंने उनसे बहुत लंबे प्रश्न पूछे थे, फिर भी वे अपने भाई से ऐसा करने के लिए कहते हैं। यानी श्री राम भी उत्तर दे सकते थे हनुमान जी का, पर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा। एक परंपरा थी तब की कि राजा से राजा बात करे, मंत्री से मंत्री बात करे। तो और हनुमान के सामने लक्ष्मण से बात
करते हुए राम ऐसे उच्च शब्दों में बोलते हैं कि आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ ही मिनटों की बातचीत में कोई व्यक्ति राम जैसे न्यायाधीश के मन में, न्यायाधीश यानी न्यायप्रिय हो सकता है, अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे न्यायाधीश के मन में इतना ज़बरदस्त प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है। राम लक्ष्मण से यही कहते हैं। तो अब पहले मैं संस्कृत का अंश पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यही मुख्य अंश है आज के वीडियो का। तो संस्कृत में यह है, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यम एवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित् अपशब्दितम् न मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित् अविस्तरम् असंदिग्धम् अविलंबितम् अद्रुतम् पुरस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे संस्कारक्रमसम्पन्नाम् अद्रुताम् अविलंबिताम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहारिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तम् उद्यतासेररेरपि एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य च। अब यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग बहुत पुराने ज़माने की है, तो कुछ शब्दों का मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं लग रहा हो कि वह है या कुछ अन्य स्वर या व्यंजन है। कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यतासेररेरपि एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ते हि कथं तस्य कार्याणां गतयो नघ एवं गुणगणैर्युक्ता यस्य कार्यसाधकाः तस्य सिद्धन्ति सर्वार्था दूतवाक्य प्रचोदिताः। तो देखिए संस्कृत सुनने में कितनी बढ़िया लगती है। अभी हर शब्द का तो हमें अर्थ नहीं पता चलेगा, पर कई वाक्य देखेंगे, कई शब्द देखेंगे तो आप कि आजकल भी हिंदी में उनका प्रयोग होता है, तो अर्थ कुछ समझ में आ जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो बाकी रह गया है अंश। इस व्यक्ति ने जो बोला है, यानी अब श्री राम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो बोला है उसके लिए इस व्यक्ति को तीनों वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए 5 या 6 वाक्य सही अंग्रेजी में बोलना संभव है, लेकिन जब हम उनसे आगे बढ़ते हैं तो हम गलतियां करते हैं और राजा की अंग्रेजी के खिलाफ राजद्रोह करते हैं। यानी ये अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, तब के ज़माने में राजा की अंग्रेजी यानी किंग्स इंग्लिश चलती थी। किंग्स इंग्लिश यानी सबसे जो उच्च कोटि की अंग्रेजी होती है उसके बारे में। तो कुछ शब्द या कुछ वाक्य तो सब लोग सही बोल लेते हैं, पर जब आप व्याख्यान देंगे या जब आपको कई वाक्यों का प्रयोग करना होगा तो आप उस भाषा के माहिर हैं या नहीं ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर गलतियां होंगी तो अभी आपको महारत हासिल करनी है, ये उससे अनुमान लग जाता है। हनुमान ने काफ़ी लंबा बोला। यद्यपि हनुमान ने काफ़ी लंबा बोला, फिर भी उन्होंने एक भी गलती नहीं की। वे वाक्पटुता के महान स्वामी हैं। वाक्पटुता की कला में सहायता करने वाली सभी इंद्रियां उनके पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने किसी भी अंग को किसी भी विशेष रूप से गलत तरीके से संचालित नहीं किया है। उनकी वाणी मेरे हृदय को पूर्णतः जीत लेती है तथा मेरी आत्मा को आनंदित कर देती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान की भांति बोल सकता है तो वह सबसे बुरे तथा अड़िग शत्रु को भी अपने घुटनों पर ला सकता है। यदि मनुष्य में कोई शासक है तो जो महान कार्य करना चाहता है तो उसके पास कम से कम एक मंत्री तो इस व्यक्ति के समान होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास हनुमान की भांति एक से अधिक सेवक हों तो पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह पूरा न कर सके। सभी कार्य सफल होंगे। भाइयों पर उनका पहला प्रभाव जो उन्होंने अंत तक डाला, यानी अब हनुमान जी की बात कर रहे हैं बी एस श्रीनिवास शास्त्री। भाइयों पर उनका पहला प्रभाव जो उन्होंने अंत तक डाला वह केवल संस्कृत भाषा के अद्भुत कौशल से ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण तथा इस विश्वास से बना रहता है कि वे सर्वोच्च तथा सबसे कठिन कार्य करने में पूर्णतः समर्थ हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है जिसका वे सामना न कर सकें। ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिसका वे सामना न कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वे अपने स्वामी की सेवा करने के लिए सामना न कर सकें।
तो यही वो अंश है जो आज के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए अब इस पर कुछ चर्चा करते हैं, इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूँ। तो आप देखेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण जी को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित की, जो पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई, वो थी उनकी कुशलता, यानी उनकी महारत संस्कृत भाषा की। तो इसीलिए श्री राम कहते हैं कि जिस तरह हनुमान जी बात कर रहे हो वो तो वही व्यक्ति इस तरह बात कर सकता है जो तीनों वेदों का ज्ञान रखता हो। तो इससे हम एक चीज़ ये सीखते हैं कि अगर दूसरों पर आपका प्रभाव आप चाहते हैं कि बना रहे, तो आपको जो भी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान दें और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें, उसमें निपुण बनने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी कहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलतियां करने से डरें, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बस उसी स्तर पर ही बने रहें हमेशा। यानी गलतियां कर रहे हैं तो ठीक है, जब कोई आप भाषा सीखते हैं तो गलतियां शुरू में करेंगे और धीरे धीरे ही आप अपनी जो भाषण की क्षमता है या भाषा का ज्ञान है वो धीरे धीरे आप विकसित करेंगे। पर इसका ये अर्थ है, हम इससे इस अंश को जो हमने पढ़ा उससे हम ये सीखते हैं कि जो हमारी वाणी है उसमें शुद्ध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम व्याकरण की त्रुटि न करें, उच्चारण की त्रुटि न करें, यानी इन बातों में गलतियां न करें, उच्चारण में न, वाक्य रचना में न, व्याकरण में, यानी शब्दों के चुनाव में। तो ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। यानी अगर आप अपने संदेश को अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा को भी विकसित करना होगा। इससे तो हमें यही सीख मिलती है। दूसरी बात यह है कि सारे जो अंग हैं हमारे वो सही काम करने चाहिए हमारे, अगर हमें सही तरीके से अपनी बात को पहुंचाना है दूसरों तक। तो मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ उस अंश को, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। वाक पटुता की कला में सहायता करने वाली सभी इंद्रियां उनके पूर्ण नियंत्रण में है। उन्होंने किसी भी अंग को किसी भी विशेष रूप से गलत तरीके से संचालित नहीं किया है। तो इसका अर्थ है कि जैसे जो हम इंद्रियां यूज़ करते हैं वाणी में, यानी अपने मुख का इस्तेमाल करेंगे, और भी अंग तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, आँखें हैं और हमारा जो बोलने का जैसे पूरा लहजा है बोलने का, और जैसे अभी हाथों का जो एक्सप्रेशन है, सब तो मिलकर ही लोग हमारा आकलन करते हैं कि हम किस प्रकार के कम्युनिकेटर हैं या किस प्रकार से हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए तो आप भी बहुत ही कामयाब होंगे इस क्षेत्र में। तो आइए अब मैं इस वीडियो के आखिर में एक बार फिर कुछ बातें दोहरा दूं। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यानी आप अपना संदेश दूसरों तक अच्छी तरह पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इन बातों पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये कि अपना जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाइए, यानी शब्दकोश पढ़िए, अपने व्याकरण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वाल्मीकि रामायण में ये भी बात आती है कि नव्य व्याकरण के शायद ये ज्ञाता थे हनुमान जी, यानी नव व्याकरण तब के ज़माने में रहे होंगे उस काल में। तो इन सभी व्याकरणों के ये ज्ञाता थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो कम से कम हमें एक व्याकरण तो पढ़ें, अपनी भाषा का व्याकरण तो हमें आना ही चाहिए, या जो भी भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, गलती करने से न घबराएं, पर अपने स्तर को बढ़ाते जाएं। यहाँ गलतियाँ कम से कम होती जाएं तो आदमी आगे बढ़ता जाता है और उसकी वाणी और सुधरती जाती है, निखरती जाती है। तो एक बात हमने ये सीखी कि जब भी आप अपना संदेश दूसरों तक पहुँचाएँ तो अपने वाणी पर ध्यान दें और सही व्याकरण, सही उच्चारण, सही शब्दों का चुनाव, इन चीज़ों पर ध्यान दें, सही वाक्य रचना पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ है कि जब हम अंगों का उपयोग करते हैं अपना संदेश दूसरों को पहुंचाने के लिए, तो ध्यान दें कि कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि दूसरों का ध्यान हमारे संदेश से हटकर हमारे जो मैनरिज्म होता है, यानी जो शरीर के कुछ हाव भाव हैं, उन पर तो उनका ध्यान हट नहीं जा रहा है, यानी ध्यान केंद्रित है कि नहीं हमारे संदेश पर, ये भी हमें ध्यान देना जरूरी है।
तो ये कुछ बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता था। तो अब आप अपने आप को कैसे सुधारें, तो आप एलोक्यूशन की कुछ किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं तो 100 साल पहले 150 साल पहले कई सारी किताबें लिखी गई हैं एलोक्यूशन पे। तो अगर आप अंग्रेजी अपनी सुधारना चाहते हैं तो आप गूगल में टाइप कर दीजिए इंग्लिश एलोक्यूशन बुक्स, बहुत सारी किताबों की लिस्ट आ जाएगी। कई किताबें मुफ्त में उपलब्ध हैं, क्योंकि आज से 100 साल 150 साल जो किताबें छपी हैं वो प्रोजेक्ट गुटनबर्ग या archive.org पे आपको मिल जाएंगी, पहली बात। दूसरी चीज़ है, आप कुछ कम्युनिकेशन क्लासेस ले सकते हैं। जैसे डेल कार्नेगी का तो विश्व प्रसिद्ध क्लास है पब्लिक स्पीकिंग पर अन्य कई क्लासेस भी हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से क्लासेस आपको मदद करेंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में। और एक और बात रह गई है कि तो हमने चर्चा कर ली कि व्याकरण पे ध्यान देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है, हमारे हाव भाव पर ध्यान देना है, और हमें कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण यानी लेना है, और कुछ किताबें पढ़नी है। और आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़िए, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनको भी आप पढ़िए, उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भरी भी हैं और आप इनसे लाभ उठा सकते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। तो मैं बस ज़रा कम्युनिकेशन स्किल्स का हिंदी देख लूँ। संचार कौशल, वैसे इस शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हिंदी में। संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स तो खैर हिंदी में भी समझ में आ जाती है लोगों की ये बात। तो आप कुछ इस तरह के कदम उठा सकते हैं और आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।